बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं कृषि जगत से जुड़ी तमाम नई जानकारियां। हमारी कोशिश होती है कि हमारे किसान इन जानकारियों का उचित इस्तेमाल कर अपनी आय में वृद्धि कर सकें और साथ ही देश के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखेंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। किसान क्रेडिट कार्ड केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। किसानों की वित्तीय जरूरत की इससे पूर्ति हो रही है। इसके साथ साथ किसान सशक्त भी हो रहे हैं। कैसे हमारे किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी अनिल कुमार मीणा। तो चलिए ले चलते हैं आपको कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो। भारत सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले लाभों के बारे में अवगत कराने के लिए, उनको जो लाभ मिल रहे हैं, जो ब्याज सब्सिडी मिल रही है, उससे मिलने वाले लाभों के लिए घर घर केसीसी अभियान का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाना है। ऐसे वंचित किसान जो किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं उनको इस योजना के अंतर्गत जोड़ना है, जिससे भारत सरकार की जो सब्सिडी है उसको अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जा सके। इसके अंतर्गत भारत सरकार ने फरवरी 2020 में एक संतृप्ति अभियान शुरू किया था, जिसके माध्यम से भी काफ़ी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जो लाभ हैं उस योजना से जो मिलने वाले लाभ से अवगत कराया गया था। उसके बाद दूसरा चरण संतृप्ति अभियान का मई 2022 में किया गया, जिसका नाम किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के नाम से रखा गया था। ये दोनों ही अभियान मैनुअल मोड पर संचालित किए गए थे। अब ये तीसरा अभियान घर घर केसीसी अभियान जो 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा। इसके माध्यम से किसानों को ग्राम स्तर पर और सभी बैंकों, चाहे वो वाणिज्य बैंक हो या व्यावसायिक बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से केसीसी से मिलने वाले लाभों के बारे में अवगत कराया जाएगा। ब्लॉक लेवल पर पंचायत सेक्रेटरी किसानों के पास जाकर संपर्क करेंगे, किसानों को इस केसीसी से मिलने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया जाएगा। जो किसान इसके लिए इच्छुक हैं या इच्छुक नहीं हैं, ऐसे सभी किसानों का ब्यौरा वो संबंधित जो है ब्रांच पर, जो बैंक की जो ब्रांच है उस पर वो जमा कराएंगे। ये पूरा की पूरी प्रक्रिया अब एक डिजिटल मोड के थ्रू, एक डैशबोर्ड के थ्रू जो है वो संचालित की जाएगी, जिसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
के अंतर्गत नाबार्ड की निगरानी में होगा। इसमें प्रयास यही रहेगा कि जितने भी किसान भाई हैं जो इस केसीसी योजना का लाभ अभी तक नहीं ले पाए हैं या जो भी पात्र किसान हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं, प्रयास रहेगा उन सभी को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जा सके, क्योंकि इसके माध्यम से जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है जिसमें किसान भाइयों को 3% का यदि वो ऋण 1 साल के अंदर अपना पूरा कर देते हैं तो अतिरिक्त जो सुविधा मिलती है उसके बारे में बताया जाएगा। MISS के माध्यम से किसानों को कम ऋण पर अर्थात 7% के ऋण पर जो लोन अपनी ज़रूरत के सामान के लिए या कृषि उपज सामग्री के लिए, पशुपालन, डेयरी उद्यम के लिए जिन भी ज़रूरतों के लिए उनको लोन चाहिए 3 लाख तक का लोन, वो इस MISS के माध्यम से ले सकता है और इससे मिलने वाले सब्सिडी और इससे मिलने वाले लाभ को वो अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाया जा सके। इस योजना का, इस अभियान का यही मेन उद्देश्य है कि जो भारत सरकार की जो KCC के अंतर्गत जो लाभ मिल रहे हैं वो सभी किसानों तक पहुँचें। इसलिए इसका नाम घर घर KCC अभियान इस बार रखा गया है कि यह KCC अभियान हर घर तक पहुँचे, हर किसान तक पहुँचे और वो इस योजना का जो भारत सरकार की तरफ से जो उसको जो साधन मिल रहे हैं, जो सब्सिडी मिल रही हैं, वो हर किसान के घर तक पहुँचे। आइए कृषि दर्शन की अब शुरुआत करते हैं विज्ञान और किसान से। दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम स्टेडियम में न्याय संगत एवं लचीली कृषि प्रणाली विषय पर एक 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में अनुसंधान से असर, कृषि एवं खाद्य प्रणाली में महिलाओं के नेतृत्व जैसे विषय पर भी विचार विमर्श होगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, लैंगिक असमानता, साथ ही साथ और कई विषयों पर महत्वपूर्ण सेशन इस आयोजन में रखे गए हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। लचीली कृषि खाद्य प्रणाली विषय पर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली स्थित पूसा के सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, शोभा करंदलाजे, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, CGIAR के निदेशक निकोलिन डे हॉन, देश एवं विदेश के वैज्ञानिक एवं संस्थान से जुड़े लोग उपस्थित थे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान से असर और कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में महिलाओं का नेतृत्व है। इसके अलावा लैंगिक असमानता, खाद्य सुरक्षा और पोषण जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श के लिए कई सत्र आयोजित होंगे। इस अवसर पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, We have seen that women have been kept outside the agri-food systems for long. For example, women are unpaid workers, tillers and farmers in the field, but not the owners of the land. They form the bulk of the lowest pyramid of the agriculture structure, but they are denied the opportunity to climb the ladder to assume the role of decision makers. Women sow, grow, harvest, process and market our food. They are indispensable in making every grain reach from farm to plate. But still, across the world, they are held back and stopped by discriminatory social norms and barrier to knowledge, ownership, assets, resources and social networks. Their contribution is not recognized. Their role is marginalized and their agency is denied in the whole chain of the agri-food systems. This story needs to change. In India, we have been witnessing those changes, with women getting more empowered through legislative and governmental interventions. There are many stories of women turning into successful entrepreneurs in this sector. यह समय सामयिक कृषि खाद्य प्रणालियों का सृजन करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा कर ठोस निष्कर्ष निकालने का है, क्योंकि इस मुद्दे
का हम सभी पर प्रभाव पड़ता है। खाद्य प्रणालियों में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनका देश के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। कृषि आउटपुट में भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान करीब 14% है। इस क्षेत्र में आधी से भी अधिक आबादी को रोजगार इस क्षेत्र में मिलता है और रोजगार पाने वालों में महिलाओं की भी बड़ी संख्या इस क्षेत्र पर आजीविका के लिए निर्भर करती है। देश में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि को सफलता मिली है, जिसके लिए मैं कृषि वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि ऐतिहासिक रूप से विज्ञान पर केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों और अनुकूल नीतियों ने भारत को दक्षिण एशियाई देशों के साथ विश्व की खाद्य खपत का 1/4 उत्पादन करने में समर्थ बनाया है। विकसित उन्नत फसलों, किस्मों और अन्य नवीन प्रौद्योगिकी जैसे मैकेनाइज्ड फार्म टूल्स, सिंचाई सुविधाएं, पेस्टिसाइड एवं उर्वरकों के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। हमारे पास उत्कृष्ट अनुसंधान, विकास एवं नवाचार में निवेश करने इसकी सफलता की लंबी विरासत है। इन उपलब्धियों को हासिल करने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसके अनुसंधान भागीदारों तथा CGIAR सहित अन्य संगठनों की भूमिका पर हम सबको गर्व है। भारतीय कृषि में सफलता मेहनतकश किसान भाइयों और बहनों के परिश्रम से मिली है। भारत में लगभग 86% छोटे मझोले किसान हैं, जिन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्र का भरण पोषण करने में सतत योगदान दिया है और अन्य देशों की भी हम पूर्ति करने में सफल हुए हैं। इन चुनौतियों में कोविड-19 महामारी तथा उसके कारण उत्पन्न लॉकडाउन की परिस्थितियों के साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण बाढ़, सूखा जैसी समस्याएं भी शामिल थीं। तमाम चुनौतियों के बावजूद पिछले वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कृषि क्षेत्र ने नए आयाम स्थापित किए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों का कल्याण है। नई नीतियां एवं नवाचारों का सफलतापूर्वक लागू किया गया है। ICAR द्वारा विकसित जलवायु अनुकूल किस्मों के साथ ही भारत अपने कृषि नवाचार और गैर अनुसंधान के माध्यम से विश्व में एक नॉलेज पार्टनर और रोल मॉडल बन रहा है। देश में खेती किसानी के विकास में महिलाओं का अहम योगदान रहा है। वहीं खेती की ओर युवा भी आकर्षित हो रहे हैं। आगे भी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर और जोर देने की आवश्यकता है। महिला किसान कृषि कार्य में पुरुषों के बराबर समय देती है। इसके अलावा बिना किसी अतिरिक्त वेतन के घरेलू सामुदायिक कार्यों में हर एक हफ्ते 30 घंटे का समय देती है। एक बार फिर हमें स्वस्थ, किफ़ायती भोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान व नवाचार में निवेश जारी रखने की ज़रूरत है। वहीं जलवायु परिवर्तन और अन्य खाद्य प्रणालियों के तनाव की चुनौतियों से भी हम सबको मिलकर निपटने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। किसानों को संगठित करने में और उन्हें सशक्त बनाने में आज के समय में एफपीओ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे हमारे किसान इससे जुड़ रहे हैं और लाभ ले रहे हैं, साथ ही उन्हें बड़ा मंच भी मुहैया हो रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कृषि स्टार्टअप में। भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का और उनकी आय दोगुना करने का जो लक्ष्य है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत 10,000 एफपीओस का फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन करने के लिए पूरे देश में जो मुहिम चलाया है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। इससे हमारे किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे किसानों के, क्योंकि एक हमारा अकेला किसान होता था तो वो अपने प्रोडक्ट्स को कहीं नहीं ले जा पाता था, उसको पहचान नहीं दिला पाता था। अब हम जब संगठन में सारे हमारे किसान संगठन में काम करके हम उसको प्रोसेस करते हैं उसके प्रोडक्ट्स को, तो हमें एक अच्छा मार्केट लिंकेज मिलता है और गवर्नमेंट हमारा समय समय पर काफ़ी अच्छे आयोजन करवाती है गवर्नमेंट, और बायर सेलर मीट भी करवाते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को अच्छा रेट भी मिल रहा है और अच्छा मतलब आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। और इससे हमें सारी मतलब हमारा वैसे किसान अकेला रहता था तो उसको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अभी क्या है, हमारा किसान संगठन होकर एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के काम कर रहा है, तो अपने प्रोडक्ट को एक ब्रांड बना पा रहा है, जिससे कि नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी एक पहचान बन रही है। एक पूरा देश में एक हब बन रहा है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का, जिससे कि आने वाले भविष्य में किसानों के लिए और देश के लिए भी हम एक, क्योंकि हम अन्नदाता हैं तो हम एक विश्व अन्नदाता भी बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सरकार पूरा इस पर फोकस कर रही है और काफ़ी मतलब सहायता भी कर रही है किसानों को। और हम जल्दी ही हम एक मतलब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों का एक हमारे देश में बड़ा सा हब बन जाएगा, और हम स्वयं अपने हमारा किसान हर प्रोडक्ट अपना खुद का प्रोड्यूस करेगा, ना कि किसी कंपनियों को, बाहरी कंपनियों को देके हमारा किसान खुद ही अपना प्रोडक्ट बनाएगा अपना, क्योंकि हम प्रोडक्शन हम खुद करते हैं। अभी क्या होता है कि ब्रांडिंग कोई दूसरी कंपनी करती है, वो हमारा ही प्रोड्यूस किया हुआ अनाज हमको ही ब्रांडिंग करके वो कंपनी वापस दे देती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हम हमारे किसान खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो खुद ही एक लिमिटेड कंपनी बन चुके हैं, और हम खुद ही अपनी ब्रांडिंग करके, खुद ही अपना वैल्यू एडिशन करके और उसको एक नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहचान दिला रहे हैं। और इसमें केंद्र सरकार जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, काफ़ी मतलब ONDC है, माई स्टोर है, बेज ऐप है, और सारे सबसे कंट्रीब्यूशन करवा रही है सरकार, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट लिंकेज दे सकें। क्योंकि हमारे अभी किसानों के पास क्या है, कोई मार्केटिंग टीम नहीं है और कोई वो नहीं है, एजेंसी हायर करने के लिए वो नहीं है, तो गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर रही है उसको, उसके ब्रांड को प्रमोट करने में, उसको सेल करने में। और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हमारे किसान भाइयों के हम प्रोसेस इकट्ठा कलेक्शन करके प्रोसेस करके एक ब्रांड बना के, और उसको हम ऑनलाइन भी लेके जा रहे हैं, और हम ऑफलाइन भी हम अपने अन्य राज्यों में B2B B2C भी हम सारे किसान भाई मिलके अलग अलग ब्लॉक्स का प्रोडक्ट है, किसी ब्लॉक में कुछ प्रोडक्ट है, किसी ब्लॉक में कुछ प्रोडक्ट है, तो वो हम सारे किसान भाई अपना B2B भी कर रहे हैं, B2C भी कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जैसे हमारे मैनपुरी, आगरा, इटावा में आलू होता है और केरला, कर्नाटका में आलू नहीं होता है, तो हमारे वहाँ के FPOs हम यहाँ से आलू भेज देते हैं, वहाँ से हमारे FPOs को यहाँ नारियल आ जाता है, तो हम B2B भी व्यवसाय करते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे कृषि दर्शन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जो कि विशेष तौर पर हमारे किसानों के लिए केंद्रित हैं। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको जानकारी देंगे राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से हमारे किसान सशक्त हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। जी हाँ, हमारी सरकार इसके लिए किसानों को सब्सिडी तो दे ही रही है, साथ ही बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए और भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। कैसे इससे युवाओं को और किसानों को लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं योजना के बारे में विस्तार से। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहाँ बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं।
वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो ये था हमारा आज का फार्मिंग इंडिया। आशा करते हैं कि आज के कृषि दर्शन में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे हमारे किसान ज़रूर लाभ लेंगे। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@ddk@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी कृषि दर्शन हमारे YouTube चैनल यानी DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। अपने दम पर जैसा चाहे